नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुंबई में बारिश के बीच हाई टाइड का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 4.63 मीटर तक लहरें उठ सकती हैं। चेंबूर और अंधेरी के कई इलाकों में भारी जलभराव है। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते खार सबवे में आवागमन बंद हो गया है। मुंबई में पिछले 48 घंटे में बारिश से मुंबई पानी पानी हो गई है। मुंबई के 10 इलाकों में जबरदस्त वाटर लॉगिंग हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। एक तरफ जहां कोरोना वायरस का कहर महाराष्ट्र में बढ़ता ही जा रहा है और मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित है, ऐसे में एक और आफत मुंबई के लिए सामने खड़ी हो गई है। दरअसल मुंबई में हाई टाइड अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के चलते ये हाई टाइड अलर्ट जारी किया है। 4.63 मीटर तक लहरें उठ सकती हैं। मुरारी सिंह विशेष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुरारी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ तो कोरोना वायरस का कहर, वहीं दूसरी ओर बारिश के चलते हाई टाइड अलर्ट। जी बिल्कुल सही कहना है। महाराष्ट्र इस समय दोहरी मार से जूझ रहा है, जहां एक तरफ कोरोना वायरस अपनी चरम पर, वहीं बरसात पिछले 24 से 36 घंटे से लगातार जो बारिश हुई है उसमें कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। और ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए समुद्र किनारे लगभग 4 से 4.5 मीटर लंबी जो है उछाल देखने को मिल सकती है। मुंबई के गिरगांव चौपाटी की बात करें, जुहू चौपाटी, अक्सा बीच, ऐसे तमाम समुद्री किनारों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी की तरफ से अपील की जा रही है कि जरूरत न हो तो घरों से बाहर और समुद्री किनारों पर न जाएं। अगर हिंद माता, माटुंगा, दादर, चर्चगेट, वर्ली, माहिम, इन इलाकों की बात करें तो यहाँ भी जल जमाव होने की वजह से लंबा जाम लगा हुआ है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, लिंक रोड, एसबी रोड पर भी जो बारिश होने की वजह से यातायात काफी प्रभावित हो रहे हैं। तो मौसम ने भी कहीं न कहीं महाराष्ट्र पर एक कहर के जैसा बरपा हुआ है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जी मुरारी सिंह, कोरोना वायरस तो इस समय पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन बारिश की वजह से, जैसे हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, तस्वीरों में जल भराव हुआ है, तो ऐसे में और अन्य बीमारियां भी है, वो भी फैलने का खतरा है। तो जी क्या जी प्रशासन की यहाँ पे पोल खुलती हुई भी नजर आ रही है, जिस तरीके से जल भराव हुआ पड़ा है? देखिए, बृहन मुंबई महानगर पालिका का जो बजट होता है, एक राज्य के बराबर एक महानगर पालिका का बजट है, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी बीएमसी फेल हुई है। हालांकि बृहन मुंबई महानगर पालिका इस साल कोरोना वायरस का हवाला दे रही है। उनका कहना है कि मार्च महीने से ही कर्मचारी अस्पताल बनाने में और कोविड सेंटर तैयार करने में रहे। इसी वजह से गटर नालों की भरपूर सफाई नहीं हो पाई है। फिर भी महानगर पालिका के कर्मचारी इस समय रोडों पर उतरकर तमाम वाटर लॉगिंग को और जो असुविधा हो रही है उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीएमसी जिस तरीके से दावा करती है हर साल की तरह इस साल भी उसके दावे कहीं न कहीं खोखला साबित हो रहा है। जनजीवन काफी हद तक प्रभावित हो रहा है। जी मुरारी सिंह, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या इससे पहले की भी बात की जाए? ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस बार ही जल भराव हुआ है या परेशानियां जनता को सहनी पड़ रही हैं। इससे पहले भी काफी बार ऐसा देखा गया है कि जल भराव की स्थिति की वजह से लोगों को जाम का सामना करना पड़ा है, घरों में पानी घुस गया है। जी, इस तरीके की स्थिति हर साल देखी जाती है। अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ बरसात में काफी इमारतें गिरने की हादसे देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही गटर नालों में पानी भरने की वजह से कई इलाके जो है सप्ताह भर तक जलमग्न हो जाते हैं। लगातार स्थिति यहाँ से बिगड़ती है, लेकिन ऐसे में महाराष्ट्र सरकार समय से पहले अगर जागरूक रहती है और एक बजट के तहत इन गटर नालों को विशेष रूप देकर तैयार किया जाता तो शायद इस तरीके की समस्याएं देखने के लिए नहीं मिलती। ज्यादातर बरसात में मुंबई का जो स्लम इलाका है या मुंबई से सटे पालघर और ठाणे, न्यू मुंबई, तो ये 3 इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। समुद्री किनारा होने की वजह से 2 से 3 घंटे की बरसात में जलमग्न हो जाते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को इस महामारी से और इस बारिश से निपटने के बाद महाराष्ट्र सहित खास करके मुंबई के लिए एक वाटर लॉगिंग की समस्या को लेकर एक नए और एक बड़े कदम उठाने होंगे। नहीं हर साल स्थिति इसी तरह रहेगी।
मुरारी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां 10 इलाकों में जबरदस्त वाटर लॉगिंग हो गई है और मुंबई में भारी बारिश के चलते हाई टाइड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें। आपको बता दें कि चेंबूर और अंधेरी के कई इलाकों में भारी जल जमाव हो गया है। बारिश की वजह से खार सबवे में आवागमन बंद हो गया है। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली में शुरू हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अस्पताल पहुंचे हैं। सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर का दौरा किया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी जायजा लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 10,000 बिस्तरों वाले सरदार पटेल कोविड देश भर के लिए देखभाल के लिए केंद्र का उद्घाटन किया। वहीं आपको बता दें कि ये दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा केंद्र है। इसे छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग ब्यास में बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अस्पताल पहुंचे हैं। दौरा करने के लिए सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर का दौरा किया है। आपको बता दें कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी जायजा लिया है। बता दें कि ये केंद्र मामूली या बिना लक्षण वाले कोरोना वायरस मरीजों के लिए है। ये बिना लक्षण वाले उन संक्रमित लोगों के लिए उपचार केंद्र है जिनके घर पर आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है। इस कोविड केयर की आपको खासियत बता देते हैं। केंद्र 1700 फुट लंबा और 700 फुट चौड़ा है। इसका आकार फुटबॉल के करीब 20 मैदानों जितना है। इसमें 200 ऐसे परिसर हैं जिनमें हर एक में 50 बिस्तर हैं। इस कड़ी में अधिकारियों का कहना है कि ये दुनिया में इस तरह का सबसे बड़ा केंद्र है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से। उपराज्यपाल ने सुविधाओं का जायजा भी लिया है। उद्घाटन के बाद उपराज्यपाल के आधिकारिक ट्वीट हैंडल से ट्वीट कर इसे कोरोना के खिलाफ दिल्ली की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाला केंद्र बताया गया है। उपराज्यपाल ने अपने ट्विटर में लिखा, संबंधित एजेंसियों के साथ कोविड सेंटर में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर जैसी अहम जरूरतों की समीक्षा की। राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कह सकते हैं कोरोना जैसी महामारी को लेकर कोविड सेंटर बनाया गया है दिल्ली के अंदर, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो समस्याएं थी उसको हल करने के लिए इस तरीके का सेंटर बनाया गया है। मगर कहीं ना कहीं सरदार पटेल जो कोविड सेंटर बनाया गया है उसके अंदर काफी बड़ी तादाद के अंदर, और यही कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनाया गया है जिसके अंदर मरीजों को रखा जाएगा और यहाँ तक कि उनका इलाज किया जाएगा। क्योंकि दिल्ली के अंदर कहें या फिर पूरे देश के अंदर लगातार कोरोना जैसी महामारी फैलती चली जा रही, तो कहीं ना कहीं सरकार भी काफी मुस्तैदी है और सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। मगर कहीं ना कहीं जो इस कोविड हेल्थ सेंटर के अंदर अमित शाह और गृह मंत्री पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हाँ, हर तरीके से कोशिश की जा रही है और हर तरीके से लड़ने की, कोरोना को हराने की कोशिश जारी है और इस तरीके की कोशिश आगे भी की जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से। जी राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ तो कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसे में ये जो खबर सामने निकल के आ पा रही है, दिल्ली सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, दिल्ली सरकार भी केंद्र सरकार के साथ कोऑपरेट कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ
आगे भी कोऑपरेट करती आ रही थी और वो अभी भी कोऑपरेट कर रही, क्योंकि जब दिल्ली सरकार के अस्पतालों के अंदर जो 500 कोच दिए गए थे, रेलवे कोच, राजीव तिवारी, क्योंकि बीच में अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, तो उनकी ओर से ये भी कहा गया था कि सारी जिम्मेदारी मेरी है, अगर श्रेय लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से केंद्र सरकार हर तरीके से राज्य सरकार की मदद कर रहे हैं, यहाँ न कि दिल्ली सरकार नहीं बल्कि तमाम राज्यों की जो सरकारें हैं उनके साथ भी केंद्र सरकार कोऑपरेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो बात कर रहे हैं, दिल्ली सरकार कह सकते हैं कोरोना मरीजों की जो संख्या थी उसको घटाने की, जो कह सकते हैं जो मरीज ठीक हुए थे या फिर कहीं जो सेंटर बनाए गए थे उसका श्रेय दिल्ली सरकार लेने की कोशिश जरूर कर रही थी, मगर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया कि इसका श्रेय केंद्र सरकार को जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार के सहयोग के बिना इस तरीके का कार्य नहीं किए जा सकते थे। मगर कहीं ना कहीं अब जब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कार्य कर रही है तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को हौसला बढ़ रहा है और दिल्ली सरकार कह रही है कि जो कोरोना को जो हराने की जो उनकी रणनीति, यानी कि जो 70% के करीब अभी मरीज ठीक हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो जरूर है, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के लिए फायदेमंद वाली बात है। मगर कहीं ना कहीं जो सरदार पटेल कह सकते हैं कोरोना सेंटर बनाया गया, वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि हर तरीके से कोरोना को हराने के लिए जंग लड़ी जा रही है, उसके अंदर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ही मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं जो लोगों को समझना होगा कि इस महामारी के हराने के लिए जनता का सरकार का साथ देना होगा, सरकार के साथ चलना होगा। जी बिल्कुल राजीव तिवारी, क्या लगता है अब धरातल पर अगर जाएं तो ये जितनी भी समस्याएं थी, चाहे वो वेंटिलेटर को लेकर हो, ऑक्सीजन को लेकर हो या फिर बेड्स को लेकर हो, वो सभी अब सुलझती हुई नजर आ रही है? देखिए, जिस तरीके से सरदार पटेल कह सकते हैं कोविड सेंटर जो बनाया गया, कहीं ना कहीं या फिर कहें और भी जो सुविधाएं दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, लगता है कि दिल्ली सरकार की ये जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं रंग लाएगी और केंद्र सरकार उसका भरपूर सहयोग दे रही है। मगर कहीं ना कहीं जो कोरोना की हराने की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली के अंदर सक्सेस होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार बता रही है कि 70% से ज्यादा रिकवरी की जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि स्थिति काफी बेहतर होती जा रही है। मगर कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत लापरवाही है वो जनता की तरफ से है, अगर जनता उसको भी सहयोग करे तो कहीं ना कहीं लड़ाई को और आसान किया जा सकता है। जी बिल्कुल राजीव तिवारी, यहाँ पर जनता को अगर गाइडलाइन फॉलो करती है तो कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं राजधानी दिल्ली से ही इस वक्त की अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस का प्रदर्शन, विरोध में कांग्रेस ने साइकिल मार्च निकाला है। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 50 रुपए मुनाफा सरकारें ले रही है, 18 रुपए से ज्यादा दिल्ली सरकार मुनाफा ले रही है। वहीं इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 30 रुपए से ज्यादा भारत सरकार मुनाफा ले रही है। इससे पहले कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने साइकिल मार्च निकाला है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ साइकिल मार्च निकाला। चौधरी ने कहा कि पेट्रोल डीजल के रेट 80 रुपए के पार हैं। इस रेट में करीब 50 रुपए का मुनाफा सरकारें ले रही हैं। उन्होंने कहा कि इसमें 18 रुपए से ज्यादा दिल्ली सरकार और 30 रुपए से ज्यादा भारत सरकार मुनाफा ले रही है, जिसके चलते आज उन्होंने तमाम सांसद और एमएलए से अपील करने की बात कही और उन्हें पत्र भी सौंपा। राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस सक्रिय नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर या पूरे कह सकते हैं देश के अंदर लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए
काफी दिक्कतें वाली बात है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी इसको लेकर मुद्दे को बुलाने की कोशिश करती है और जनता को बीच में एक संदेश जा रहा है कि केंद्र सरकार कोशिश नहीं कर रही है जनता के लिए राहत देने की, क्योंकि जिस तरीके से डीजल के दाम बढ़े हैं वो लगभग पेट्रोल को भी पार कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें ज्यादा हैं, मगर सरकार अभी तक अपनी जेब से अपने खजाने भरने की बात कर रही है, क्योंकि उनके पास अर्थव्यवस्था नहीं है, मगर जनता के बारे में नहीं सोच रहे। मगर इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है और लगातार जनता को यही संदेश दे रही है केंद्र सरकार उनके साथ नहीं है, बल्कि हमें केंद्र सरकार को सोचना चाहिए और जनता को राहत देनी चाहिए। मगर लगातार जो कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन उतारू है और जो जनता की जो आवाज उठा रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कह सकते हैं सरकार के कानों में जू रेंगनी चाहिए थी, मगर अभी तक लगभग काफी दिनों हो चुके हैं, लगभग महीना कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि 50 रुपए मुनाफा सरकारें ले रही है, जिसमें से 18 रुपए से ज्यादा तो दिल्ली सरकार ले रही है और 30 रुपए से ज्यादा भारत सरकार मुनाफा ले रही है। देखिए बिल्कुल सही कहा, मगर क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कच्चे धन की जो कीमतें हैं वो काफी कम है और जो इतनी महंगाई जो की जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जो प्रॉफिट आ रहा है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बट रहा है। यानी कह सकते हैं 30 रुपए से ज्यादा केंद्र सरकार के पास है तो 18 रुपए के करीब राज्य सरकार के पास है। कहीं ना कहीं दोनों ही सरकारें चाहे तो जनता को फायदा दे सकती है या फिर प्रॉफिट दे सकती है, या फिर चाहे जो उनको राहत है यानी महंगाई से जो मार है उनको कम कर सकती है। मगर दोनों ही सरकारें जनता के बारे में नहीं सोच रही है, सिर्फ अपना खजाना भर रही है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है और यहाँ तक कि केंद्र सरकार से अपील भी कर रही है कि केंद्र सरकार इन दामों को कम करे, क्योंकि अगर इस तरीके के दाम बढ़ते रहे तो इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और यहाँ तक कि ट्रांसपोर्टेशन में पड़ेगा, और उसके साथ साथ अगर ट्रांसपोर्टेशन में पड़ता है तो कहीं ना कहीं उसकी मार जनता को दोहरी पड़ेगी और ज्यादा उसकी महंगाई बढ़ेगी और जिसकी वजह से लोगों को रोटी खाने के लिए दिक्कतें आएंगी। इसी को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है और जनता तक जो ये मैसेज दे रही है कि केंद्र सरकार उनके पक्ष में नहीं है और बल्कि केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लापरवाही है, क्योंकि अगर वो जनता के बारे में सोचे तो पहले की बात की जाए, जिस समय कांग्रेस सरकार थी उस समय भी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, महंगाई उस समय के दौर के मुताबिक अपने चरम पर थी, तब बीजेपी सक्रिय हुई थी और अब कांग्रेस सक्रिय नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में जनता पर मार पड़ रही है। देखिए बात करें कांग्रेस पार्टी की या कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन था, या फिर कहें कि जो कांग्रेस के टाइम में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे, मगर हाँ ये हर सरकार के टाइम के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, मगर कहीं ना कहीं उस टाइम पे भी एक चीज गौर करने वाली होगी, डीजल के दाम इतने नहीं बढ़े थे जो पेट्रोल को पार कर जाते। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब जो स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है, क्योंकि डीजल के दाम आज भी पेट्रोल से ज्यादा है और कहीं ना कहीं उसकी सरकारों को सोचना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट वाली बात है, क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर डाल देती है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर डाल देती है, मगर इसकी जो खींचातानी की जा रही है उससे जनता को राहत नहीं मिल रही है। जनता के बारे में सोचना चाहिए और इसी को लेकर ही प्रदर्शन बार बार कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। अगर जब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर रियल में चाहती है कि जनता को फायदा हो या जनता को प्रॉफिट मिले या फिर कहें जनता को राहत मिले, तो कहीं ना कहीं दाम को जो इजाफा किया गया उनको कम करना होगा और सरकारें सोचने की मजबूर होगी। नहीं तो जनता को फिर कहीं ना कहीं आक्रोश दिखाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को इलेक्शन के टाइम में कहीं ना कहीं करारी हार का सामना भी करना पड़ सकता है। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कानपुर पुलिस हत्या मामला जो है, औरैया में आरोपी विकास दुबे की लास्ट लोकेशन मिली है। मध्य प्रदेश भागने की आशंका जताई जा रही है। फायरिंग कांड की मजिस्ट्रेट जांच होगी। विकास की कॉल डिटेल में 24 पुलिस वालों के नाम है। विकास दुबे से जुड़े सभी मुकदमों की समीक्षा की जाएगी। आरोपी विकास का सहयोगी दयाशंकर गिरफ्तार कर लिया गया है। विकास दुबे के साथी का खुलासा, उसने खुलासे में कहा है कि पुलिस रेड से पहले फोन आया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। कुख्यात अपराधी विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस ने दिन रात एक कर दिए हैं और वहीं सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे की आखिरी लोकेशन उत्तर प्रदेश के औरैया में मिली है। औरैया मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। ऐसे में ये आशंका लगाई जा रही है
कि विकास दुबे एमपी की ओर भाग सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। यूपी पुलिस ने इस वारदात की जांच शुरू की है और इसके चलते कई खुलासे, चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। विकास की कॉल डिटेल में कुल 24 पुलिसकर्मियों के नाम सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे के साथ चौबेपुर थाने का एक दरोगा और 2 सिपाहियों के लगातार संपर्क में रहने के साक्ष्य मिले हैं। शिवराजपुर थाने के भी कुछ सिपाही विकास दुबे के लगातार संपर्क में थे। और इसी बीच आपको बता दें कि यूपी पुलिस ने विक्रू गांव एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। इस केस की जांच एडीएम करेंगे। यूपी पुलिस के 8 जवानों और अफसरों की हत्या की वजह बनने वाले विकास दुबे के पूरी कुंडली अब खंगाली जा रही है। पुलिस ने अब विकास दुबे के पुराने मुकदमों की समीक्षा शुरू कर दी है। इसकी सीधी निगरानी पुलिस मुख्यालय कर रहा है। आपको बता दें कि इसी बीच एक नई जानकारी सामने आ रही है। इस साल मार्च महीने में एसटीएफ ने पुलिस मुख्यालय में 25 दुर्दांत अपराधियों की एक सूची भेजी थी, जिसमें हैरान करने वाली ये बात सामने आई है कि इस लिस्ट में विकास दुबे का नाम नहीं था। पुनीत मोहन संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि एक नया खुलासा सामने आया है। औरैया मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, इसलिए ये आशंका जताई जा रही है कि विकास दुबे जो है अब एमपी भागने की फिराक में है। देखिए, सीधे तौर पे विकास दुबे की लास्ट लोकेशन औरैया में मिली है और लखनऊ की एक गाड़ी वहां पर मिली है। इको स्पोर्ट्स जो लावारिस हालत में मिली है, जो उसके भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है। सीधे तौर पर पुलिस का पहला शक यही है कि औरैया झांसी के रास्ते वो एमपी गया हुआ है और 500 लगभग दरोगा हैं। जी पुनीत मोहन, क्या आवाज आ पा रही है आप तक हमारी? पुनीत मोहन, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क पुनीत मोहन से टूट गया है। हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी से, जहां कानपुर पुलिस हत्या मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। औरैया में आरोपी विकास दुबे की लास्ट लोकेशन मिली है। मध्य प्रदेश भागने की आशंका यहां जताई जा रही है। विकास दुबे की फायरिंग कांड की अब मजिस्ट्रेट जांच होगी। और इसी के साथ ही एक जो बड़ा खुलासा हुआ है वो आपको बता देते हैं कि विकास की कॉल डिटेल में 24 पुलिस वालों के नाम मिले हैं। विकास दुबे से जुड़े सभी मुकदमों की समीक्षा की जा रही है। आरोपी विकास का सहयोगी दयाशंकर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में यह पहली गिरफ्तारी हुई है। विकास दुबे के साथी ने खुलासा किया है कि पुलिस रेड से पहले फोन आया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुख्यात अपराधी विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे की अंतिम लोकेशन उत्तर प्रदेश के औरैया में मिली है। औरैया मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं, या आशंका जताई जा रही है कि विकास दुबे एमपी की ओर भाग सकता है। आपको बता दें कि जब से यूपी पुलिस इस वारदात की जांच कर रही है, तभी से नए नए चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। विकास की कॉल डिटेल में 24 पुलिस वालों के नाम सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे के साथ चौबेपुर थाने का एक दारोगा और 2 सिपाहियों के लगातार संपर्क में रहने के साक्ष्य भी मिले हैं। पुनीत मोहन संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, यूपी में दावे किए जाते हैं, जितने भी दावे किए जाते हैं अपराध के खात्मे को लेकर, वो सारे अब धरातल पर फेल नजर आ रहे हैं। अभी तक
विकास दुबे का कोई भी पता नहीं लग पाया है। देखिए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं 36 घंटे से भी ऊपर हो चुके हैं और आज लगभग तीसरा दिन है और सीधे तौर पर विकास दुबे का अभी तक कोई पता नहीं लगा है। लेकिन लास्ट लोकेशन उसकी औरैया ट्रेस हुई है। एक गाड़ी मिली है वहां पर जो यूपी 32 है, यानी कि लखनऊ की गाड़ी है और उसके भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है। सीधे तौर पर पुलिस यही अंदाजा लगा रही है कि औरैया झांसी के रास्ते वो एमपी की ओर भागा है, क्योंकि लास्ट लोकेशन और गाड़ी लावारिस हालत में वहां पर बरामद हुई है। उसका एक जो साथी है दया शंकर, वो गिरफ्तार हुआ है और उसने सीधे तौर पर एक बड़ी गवाही दी है। उसका कहना है कि विकास को लास्ट कॉल जो आई थी वो थाने से ही आई थी और उसे यह बताया गया था कि पुलिस टीम दबिश देने आ रही। सीधे तौर पे जो शक था पुलिस को कि कोई मुखबिर जरूर है पुलिस विभाग के ही अंदर जिसने सूचना दी थी, आज विकास के एक साथी ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही विकास हिरासत में होगा, लेकिन जिस तरीके से विकास 24 पुलिस कर्मियों के नाम सामने आए हैं विकास दुबे की कॉल डिटेल में। देखिए सीधे तौर पे कहीं ना कहीं 24 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो लगातार विकास के टच में थे और उनके कांटेक्ट में बने रहते थे। लेकिन लास्ट फोन, जैसा कि गवाही दे रहा है विकास का साथी कि उसको थाने से ही आया था, उसको पता चल गया था। उसके बाद उसने उसके जो साथी थे उनको फोन किया, फोन करके सबको इकट्ठा किया और पूरी लोकेशन बनाई। छतों पर खड़े हो गए वो लोग गन्स लेकर के और जैसे ही पुलिस टीम आई उसके ऊपर फायर झोंक दिया। कहीं ना कहीं पूरी एक प्लानिंग के तहत ये काम किया गया और इसमें सटीक मुखबिरी की गई थी और सटीक मुखबिरी थाने की तरफ से हुई थी। चौबेपुर के जो एसओ हैं वो पहले ही संदिग्ध हैं, घेरे में है। एसटीएफ उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं और सीधे तौर पर पुलिस का कहना है कि जल्द ही विकास दुबे हिरासत में होगा। जी पुनीत मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने कोविड अस्पताल का दौरा किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल का दौरा किया है। अमित शाह और राजनाथ सिंह ने यह दौरा किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस दौरान मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां कोविड-19 केयर का दौरा किया है गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। न्यूज़ एट 12:30 में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।